क्रूड में उछाल और अच्छे आंकड़ों के बावजूद डाउ जोन्स 125 अंक फिसला। यूरोपीय बाजार भी 2.5% तक टूटे। एशिया की भी कमजोर शुरुआत, मगर एसजीएक्स निफ्टी 25 अंकों पर। आज कैबिनेट और सीसीए की अहम बैठक। स्पेक्ट्रम नीलामी में बदलाव, वायोम में एटीसी की 51% हिस्सेदारी और अगले सीजन में गन्ने के भाव पर होगी चर्चा। मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए, देश ने अमीरों की गरीबी देख ली है। बैंकों से रुपये लेकर के भागना कैसा, इसके रास्ते लोग खोज रहे हैं। इशारों में पहली बार विजय माल्या पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, देश में अमीरों की गरीबी देख ली है, बैंकों से पैसा लेकर भागने के रास्ते खोज रहे हैं लोग। 1% एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ हड़ताल कर रहे ज्वेलर्स कर सकते हैं प्रधानमंत्री से आज मुलाकात। राहुल करेंगे जंतर मंतर पर बात। लीक्स की तीसरी लिस्ट में मोदी ग्रुप के सतीश मोदी, सिंटेक्स के राहुल पटेल, संजय पोखरियाल, नीला राडिया के नाम शामिल। ऑल इंडियन ट्रेडिंग लीग्स के विजेता का ऐलान। बेस्ट वुमेन्स ट्रेडर बनी ज्योति कुशवाहा, कमोडिटीज में बाजी मारी। मोहम्मद पुलक तो बेस्ट ट्रेडर बने चैतन्य, जीते 1 करोड़ रुपए के इनाम। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हेमंत खई। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, कल भारतीय बाजारों में जिस तरह से तेज गिरावट देखने को मिली, आज क्या बाउंस बैक देखने को मिलेगा और क्या एक रिकवरी देखी जाएगी या फिर भारतीय बाजार में होगी फिर से तेज गिरावट। चलिए इस पर बात करते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनॉक वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए, 20 अंकों पर इस समय एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। चोपड़ा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या लग रहा है, एक पुल बैक देखने को मिल सकता है क्या? यूएस के मार्केट्स में काफी तेज दबाव देखने को मिला, 100 अंक से ज्यादा डाउ फिसला और यूरोपीय बाजारों में भी दबाव के साथ ही कल कारोबार हो रहा था। कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय बाजारों को आज आप? हेमंत, देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं है। अगर आप देखें तो मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी पहले भी दिखा रहा था और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बाजार की हमेशा ज्यादा होती हैं आरबीआई पॉलिसी से, तो इस बार भी ज्यादा थी। 50 पैसे का कट एक्सपेक्ट किया जा रहा था, 25 पैसे का आया, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। मैं ये भी कहूंगा कि करीब 11-12 सेशन से एफआईआईज लगातार खरीद रहे थे और कल कुछ बिकवाली देखने को मिली है एफआईआईज की ओर से, जो कि लाजमी भी है, कई बार ऐसा होता है। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा गिरावट का आलम तो अब नहीं रहना चाहिए, कहीं ना कहीं मार्केट सेटल डाउन करेंगे। और आरबीआई पॉलिसी को अगर आप बहुत नजदीकी तौर पर देखें तो इतनी बुरी बात भी नहीं है। 25 पैसे कट के अलावा जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए जो चेंजेस किए हैं गवर्नर राजन ने, वो ज्यादा कारगर होंगे आने वाले समय में। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लिक्विडिटी बढ़ेगी तो वो बेहतर होगा सिस्टम के लिए। एक चीज मैं और रीआइटरेट करना चाहूंगा यहाँ पे कि बैंक्स को आगे अब लेंडिंग रेट्स कम करने होंगे। जब तक ये पास ऑन नहीं करेंगे, आई थिंक राजन साहब ने भी ये बोला, जब तक ये पास ऑन नहीं होगा इसका एक्चुअल इफेक्ट नहीं आएगा। आरबीआई के ऊपर केवल प्रेशर बनाने से नहीं होगा, बैंक्स की बैलेंस शीट स्वेल करेंगी, मगर ये जब तक एंड कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा, कंपनियों तक नहीं पहुंचेगा, ये लेंडिंग रेट्स कम नहीं होंगे, लिक्विडिटी एक्चुअल मार्केट में नहीं आएगी, तब तक इसका फायदा नहीं पहुंचने वाला। तो आई थिंक ये अब रेसिप्रोकेट करने का टाइम है, बैंक्स को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से एफआईआईज की तरफ से खरीदारी देखने को मिली थी, अब बाजार में ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो रहा था। कल आरबीआई ने जिस तरह से 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट दिया, थोड़े लोग डिसअपॉइंट हुए हैं और मुझे लग रहा है एफआईआई ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। आप देखिए, 800 करोड़ रुपए के कैश मार्केट में उनकी तरफ से बिकवाली का आंकड़ा सामने आया है। ये बताइए, क्या आपको लग रहा है, डर है कि बाजार बाय ऑन डिप से सेल ऑन रैली तो नहीं हो गया, या ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, कुछ दिनों के आंकड़े और देखना चाहेंगे आप? मैं कहूंगा जल्दबाजी होगा और हेमंत जी, मेरे को ऐसा लगता है कि 7400 का ऐसा स्तर है जो कि मेरे हिसाब से फिलहाल मेंटेन करना चाहिए मार्केट को। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट्स ने, तब जाके नीचे के स्तर खुलेंगे, पर मुझे लगता है फिलहाल कि मार्केट शुड रिस्पेक्ट 7400। ओके, तो बाजार में थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ये बताइए, अगर आपको पुल बैक के लिए आज प्ले करना है तो
कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां ज्यादा पुल बैक देखने को मिलेगा? क्या बैंक्स में ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है? और बैंक्स में अगर उछाल देखने को मिलेगा तो पीएसयू में ज्यादा या प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा? आई थिंक कि पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक दोनों ही कल गिरे थे। अगर आईसीआईसीआई जैसे बैंक को देखें, इवन एचडीएफसी को देखें, इंडसइंड को, यस बैंक को, अक्रॉस द बोर्ड हमने सेलिंग देखी थी। एसबीआई में भी अच्छी सेलिंग थी। तो मुझे लगता है जब नीजक रिएक्शन आता है, पुल बैक आता है, तो सभी में एक जैसा आता है। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम 3 से 5% की तेजी बैंकों में देखें, वो चाहे सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो। ओके, चलिए तो पुल बैक के लिए आज प्ले करना चाहेंगे और एक अच्छी संकेत ऑयल से भी मिल रहा है। आप देखिए कच्चा तेल जिस तरह से गिर रहा था, आज यहां पर थोड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। कुवैत की तरफ से जिस तरह से बयान आए हैं और उनको लगता है कि जो अगली बैठक ओपेक और नॉन ओपेक देशों की होने वाली है उसमें जो प्रोडक्शन आउटपुट को फ्रीज करने की बात है वो हो सकती है। और इन बयानों के चलते आप देखिए ये जो संकेत हैं वो काफी अच्छे मिल रहे हैं। 2.5% ऊपर इस समय नाइमेक्स क्रूड ट्रेड कर रहा है और यहीं से शायद क्यूज ले रहा है इस समय एसजीएक्स निफ्टी भी। अनिल सिंघवी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। अनिल, आए, स्वागत है आपका। दिल्ली से आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बताइए आपको क्या लग रहा है भारतीय बाजारों में किस तरह से कारोबार होगा आज? एसजीएक्स निफ्टी तो कच्चे तेल से ऐसा लग रहा है संकेत ले रहा है। एशियाई बाजार भी देखें तो मोटा मोटी कमजोर खुले थे और अब स्टेबल हैं। चाइना में जो कुछ देर पहले पीएमआई का आंकड़ा आया सर्विस का, वो भी अच्छा आया। तो आज क्या उछाल देखने को मिलेगा या फिर से प्रेशर? उछाल मिले तो बहुत बेहतर होगा हेमंत, और उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि अगर 1/4% की रेट कट आए तो उसके बाद तेजी की पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। और 0.5% आया तब भी शायद 7,800 के पार न निकले, क्योंकि काफी हद तक ये सब कुछ डिस्काउंट बाजार में हो चुका था। अब कल मौका भी मिला पॉलिसी के बाद एक बार की बाजार में निकलने का। अगर नहीं भी निकले तब भी मुझे लगता है कि कोई बात नहीं। अभी शायद अगर आज एशियाई बाजारों की तर्ज पर एक मौका मिल जाए तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करने की राय होगी, पॉजिटिव खुले तो। 7,675, 7,700 ये वो ऊपर का रेंज है जिसके पार जाना निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं, शॉर्ट करें। 7,500 की तरफ निफ्टी जाते हुए दिख सकता है। और बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है 15,850, 15,900 वो लेवल है, उसके पार जाना थोड़ा मुश्किल होगा। वहां पर स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट पोजीशन की जा सकती है। 15,550, 15,300 के आसपास के लेवल्स वहां पर आते हुए दिख सकते हैं। पावर, मेटल, बैंक्स, ये तमाम सेक्टर से जो मुझे कमजोर दिख रहे हैं। एक ही बात हेमंत खास जो दिख रही है बाजार में इस वक्त वो कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत सपोर्टिव है नहीं। एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हम लगातार 3-4 दिनों से कह रहे हैं कि वायदा कारोबार में पहले से खराब हो गए, अब कैश में भी खराब है। रिजल्ट सीजन में शुरुआत छोड़ दें इन्फोसिस आईटी कंपनियों को तो बहुत उम्मीद है नहीं। तो ऐसे में अब थोड़ा सा मूड बदल लेना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की जगह सेल ऑन राइज। सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव है जो मैं वायदा कारोबार के आंकड़ों में डिस्कस करूंगा कि 7,500 एक अहम सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो अगर आपने कल परसों शॉर्ट्स बनाए तो एक बार की 7,500 के आसपास काट लें। लेकिन ओवरऑल बाजार का टेक्सचर थोड़ा सा ढीला पड़ता दिख रहा है। चलिए, बाजार में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर मुनाफा है तो मुनाफा वसूल कर रहे हैं, ये राय अनिल दे रहे हैं। लेकिन पुल बैक के लिए खेलना चाहेंगे विजय चोपड़ा हमारे एक्सपर्ट। पावर सेक्टर की बात करें, अनिल ने विस्तार से देखिए इस सेक्टर के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ये सेक्टर दबाव में रह सकता है, काफी सारी खराब खबरें हैं जिसका जिक्र हम कुछ ही देर में यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले संदीप की राय भी ले लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। संदीप, ये बताइए इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब अगला सपोर्ट भारतीय बाजारों को कहां से मिलेगा, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और आप कैसे अप्रोच करेंगे इस मार्केट को? गुड मॉर्निंग हेमंत। आई थिंक मैं अनिल जी से बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक कल या परसों 2 दिन से वो कह रहे हैं और मैं उनसे बिल्कुल सहमत तभी भी था अभी भी हूँ कि 25% का घटोत्तर होता है तो मार्केट में गिरावट आएगी और 7,500 का लेवल दिखने को मिलेगा। जैसे ही 7,700 ब्रेक किया मुझे लगता है हम 7,500 की तरफ चलेंगे और ये निफ्टी का रेंज अब 7,500 और 7,700 ये हो गया है। और 20, 30, 40 पॉइंट की अगर आप हमको रैली मिल जाती है या बाउंस बैक मिल जाता है तो हमको शॉर्ट करना चाहिए। निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स की बाउंस बैक के रेंज होंगे जहां पर हम शॉर्ट कर सकते हैं, जहां मैं कंफर्टेबल रहूंगा 7,650 टू 7,670। अगर ये लेवल्स में बेचने को मिलता है बेचे, 7720 का स्टॉप लॉस रखे और 7,500, 7,520 के टारगेट के लिए वेट करें जो अगले 1 या 2 दिन में आ सकता है। ऑलराइट, चलिए तो संदीप भी मान रहे हैं दबाव देखने को मिलेगा, सेल ऑन रैलीज का मार्केट हो गया है। अनिल सिंघवी भी मान रहे हैं कि यहां से प्रेशर देखने को मिलेगा। विजय का मानना है कि यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए डिप्स में। लेकिन अनिल, एफएनओ में किस तरह की पोजीशंस बनी है? मैं देख रहा था एफआईआईज ने तो इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1224 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है और आप कह भी रहे हैं कि एफआईआईज की बिकवाली वहां ज्यादा होती हुई दिख रही है। ये बताइए आज के लिए कैसे संकेत है?
हेमंत, दिक्कत की बात ये है कि देखिए दोनों जगह बिकवाली है, कैश में भी और एफएनओ में, और दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, एफआईज भी और डोमेस्टिक फंड्स भी। तो ओवरऑल अब आंकड़े अगर बहुत ज्यादा मजबूती के है नहीं। देखिए पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं कि वायदा कारोबार में बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। कल आप देखिए 1224 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स दमदार बिकवाली किए। अब ऐसे में शॉर्ट साइड पर जो स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी पोजीशंस बनी है वो ट्रेडर्स को परेशान करेगी। दूसरी बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में जो एफआईज ने काफी बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन बनाई हुई थी। कल हम बात कर रहे थे कि पहली बार बैंक निफ्टी में उन्होंने पोजीशन हल्की की है, शॉर्ट पोजीशन बनाई है, और कल के सेशन के आंकड़े जो आज हम देख रहे हैं वो और भी ज्यादा खराब है। राहत की बात सिर्फ 2 लेवल पर है, और वो ये कि आप बहुत ज्यादा बिकवाली होते हुए देख चुके हैं डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से भी, तो हो सकता है थोड़ा सा घरेलू निवेशक अब निचले स्तरों पर खरीदारी करे और वहां से सपोर्ट आए तो ठीक, अदरवाइज एफआईज का मूड तो खरीदारी का है नहीं। बिल्कुल। और एफएनओ से किस तरह के संकेत है? हेमंत, एफएनओ में 2 संकेत बेहद अहमियत रखते हैं। पहला संकेत तो 7,500 के लेवल का है, जहां 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट में। अगला अहम सपोर्ट वही है। तो अभी भी आप ये मान सकते हैं कि अगर आप 7,500 को तोड़े नहीं, और शायद वो हम आसानी से नहीं भी तोड़ेंगे, तब तक आप तेजी के माहौल में हैं। जो 6,825 के लो से आपने बजट के दिन तेजी बनाई है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, अगर आप 7,500 के ऊपर टिके रहते हैं, बने रहते हैं। तो मैं ये कहूंगा जिन लोगों की मंदी की पोजीशंस है वो अब इंतजार करें, 7,500 के आसपास अपनी मंदी की पोजीशन को एक बार काटी जा सकती है, या फिर जो तेजी की पोजीशन बनाकर अभी भी बैठे हैं तो उन्हें 7,500 के लेवल को होल्ड होते हुए देखना चाहिए। उसके नीचे जाए तो फिर तेजी की पोजीशन में रहने का कोई मतलब नहीं है, वो आखिरी सपोर्ट लेवल वायदा कारोबार के लिहाज से बनता है। दूसरा अहम आंकड़ा जो वायदा कारोबार में मैं देख रहा हूं वो है पुट कॉल रेशियो का 0.79, ये था कल का लेवल, 0.85 से घटकर 6 बेसिस पॉइंट कल ही घटा है। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो फर्ज करें आज और कल 2 ट्रेडिंग सेशन बाजार और कमजोर हो, 7,500 के आसपास 7,475 के आसपास निफ्टी आ जाए और पुट कॉल रेशियो आपको 0.7 से 0.72 73 की रेंज में दिखे, तो वो एक बेहतरीन लेवल होगा जहां पर शॉर्ट पोजीशन काट लेनी चाहिए, मंदी की पोजीशन काट लेनी चाहिए, या फिर तेजी की पोजीशन के लिए 100-150 पॉइंट के निफ्टी के उछाल के लिए ट्रेड करना चाहिए। तो बेहद इंटरेस्टिंग लेवल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह की ओपनिंग के संकेत है, और अगर ओपनिंग में हम थोड़ा ऊपर चले जाते हैं तो मैं उछाल में बिकवाली की राय दूंगा। चलिए, उछाल हो तो बिकवाली करिए, मूड थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिख रहा है, संकेत अच्छे नहीं है, ये राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें आज कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। संदीप, आप थोड़े से बेरिश हैं, आप भी कह रहे हैं कि दबाव हो सकता है, तो क्या सेल साइड का ट्रेड आज लेना चाहेंगे? कौन सा स्टॉक है जो आज आपने चुना है? आपका टॉप ट्रेड क्या होगा आज के लिए? हेमंत, मेरा टॉप ट्रेड रहेगा सेल इन अ मारुति, स्टॉप लॉस 3600, टारगेट 3433। तो मारुति ये वो स्टॉक है जहां पर आप बेचना चाहेंगे। विजय, आपकी राय है खरीदारी करने की, आपका टॉप ट्रेड कौन सा है आज के लिए? मैं रिकमेंड करूंगा L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स। हमने कल भी इसमें एक अच्छी तेजी देखी थी, करीब 69 के लेवल पे ये बंद हुआ था। मुझे लगता है कि 73-74 के लिए इसको बाई किया जा सकता है। हालांकि एक स्टॉप लॉस भी रिकमेंड करूंगा मैं 66 का। ओके, एक बेहतरीन रैली कल के सत्र में देखने को मिल रही थी, अलग अलग खबरें अफवाहें यहां पर चल रही थी। 7% का मूव देखिए कमजोर बाजार में स्टॉक ने दिया था, आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है, ये राय विजय की निकल कर आ रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की आज निफ्टी पर क्या राय है, कैसे अप्रोच वो करेंगे। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। हिमांशु शर्मा की राय आपकी स्क्रीन पर, खरीदारी करने की राय है उनकी, और वो कह रहे हैं कि 7,660 तक जा सकता है निफ्टी। 7540 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। मनोज सचदेवा भी कह रहे हैं निफ्टी को बिकवाली करके चले, 7,680 का उनका स्टॉप लॉस है, 7,500 का लक्ष्य। लेकिन विकास कह रहे हैं खरीदारी करिए, विकास निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के, वो कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस रखिए 7570 का, 7,700 तक का टारगेट भी उन्होंने दिया है। वही राय है इस वक्त बिकवाली की पुनीत किन्नरा की तरफ से, और पुनीत किन्नरा कह रहे हैं कि 7,540 7,520 ये 2 लेवल है जहां तक निफ्टी फिसलेगा। 7,675 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करनी चाहिए आपको। मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल भी बिकवाली करने की राय दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 7,500 तक खिसक सकता है निफ्टी, नीचे में 7650 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो 5 एक्सपर्ट्स की राय देखें,
3 बिकवाली की और 2 खरीदारी की निकल कर आ रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है हेमंत, और दोनों तरफ राय बिकवाली और खरीदारी की। ऐसे में लगता है कि 7,675 के ऊपर जाना निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। नीचे की तरफ 7,500 7,550 की रेंज में शायद दिखे आपको अहम सपोर्ट। चलिए, राय बटी हुई है यहाँ पर, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर जल्द शुरू होने वाला एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए, मार्केट एक्सपर्ट के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीरीज 1 का विजेता। इसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप। अब आपके पास भी है मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। दर्शकों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की कोई भी जरूरत नहीं है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान संदीप पागले और विजय चोपड़ा बने हुए हैं। उनसे हम पूछेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां सबसे ज्यादा आज एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 5 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर खबरों के दम पर आज खुलते ही एक्शन देखा जा सकता है। और मार्च तिमाही के नतीजों का सिलसिला शुरू किया है। जीएम ब्रूरीज ने मुनाफा बढ़ाया 6.25 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ 50 लाख के आसपास, यानी कि 3 गुना मुनाफा बढ़ाए। आय में 17% की बढ़त, तो स्टॉक पे दिखेगा आज जबरदस्त एक्शन। एसआरएस रियल इंफ्रा एक छोटी कंपनी है, इसको एक ऑर्डर मिला है अफ्रीका से। एक जॉइंट वेंचर कंपनी को दरअसल ऑर्डर मिला है $87 लाख का, तो इस स्टॉक पर भी आज नजर रखिएगा। चीनी कंपनियां लगातार सुर्खियों में और आज बेहद पॉजिटिव खबर। पहली बात तो है कि पूरे दुनिया भर में चीनी के प्रोडक्शन में कमी आने की संभावना है। कमजोर उत्पादन होने की वजह से घरेलू बाजारों में चीनी के दाम ऑलरेडी 8% तक उछल गए हैं और चीनी के एक्सपोर्ट्स पर रोक भी लग गई। तो घरेलू चीनी कंपनियां इसका पूरा फायदा उठाएगी। तमाम शुगर शेयरों पर आज भी नजर रखें जो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से जबरदस्त एक्शन में। आरपीजी लाइफ, इस स्टॉक पर भी नजर रखिएगा। यूरोपीय यूनियन से इनको मंजूरी मिली, अंकलेश्वर में जो इनकी यूनिट है, तो यहां से अब ये कंपनी एक्सपोर्ट कर पाएगी अपनी दवाओं को। जेएमसी प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर टोल प्लाजा रोड प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इन्हें अप्रूवल मिल गई है। दूसरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है, तो ये स्टॉक आज सुर्खियों में है। चलिए, इन तमाम शेयरों पर विस्तार से बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स पर एक राय लेना चाहूंगा। कल जिस तरह से हमने देखा 800 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईआईज ने बिकवाली करी है, उसमें अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में और एक्सिस बैंक में करीब करीब 250 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिली है। एसबीआई में 200 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिली है। और ये सारे बैंक्स देखिए डेज लो पर जाकर समाप्त हुए। कोटक महिंद्रा बैंक में भी काफी तेज प्रेशर देखने को मिला। अब आज बैंकिंग स्टॉक्स को खासतौर पर इन सबको कैसे अप्रोच करना चाहिए? संदीप, बैंकिंग शेयरों पर, बैंक निफ्टी पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि ऊपर में बिकवाली करनी चाहिए। थोड़ा सा हल्का सा बाउंस बैक मिलेगा तो बिकवाली करनी चाहिए। बैंक निफ्टी अगर आप बात करेंगे अप्रैल फ्यूचर्स की, तो 15,750 से लेकर 15,850 ये रेंज में मैं सेलिंग करूंगा। स्टॉप लॉस 15,950 का रखें और 15,500 का डाउन साइड टारगेट देख सकते हैं अगले 1 या 2 दिनों में। ओके, तो ये है राय इस वक्त साफ तौर पर बैंकिंग शेयरों पर। लेकिन संदीप, आपने अपनी पिक्स के तौर पर जेट एयरवेज को चुना है, बताएं इसके बारे में। जेट एयरवेज पर के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? ये स्टॉक पे मैं बुलिश था अगले 2 या 3 दिनों से और मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। 620-625 का टारगेट इसमें आना चाहिए। करंटली एक 594, ये एक 570-75 के आसपास का स्टॉप लॉस डाल के ये लेवल पे बाइंग की जा सकती है। जब मार्केट करेक्ट होगा तो ये साइडवेज जा सकता है, लेकिन अगले कुछ दिनों का व्यू लेते हैं, पोजिशनल कॉल लेते हैं, तो 620-625 का टारगेट इसमें बनता है। 620-625 तक जा सकता है, तो एविएशन शेयरों पर नजर रखिए और उसमें जेट एयरवेज पर नजर रखिए। एक फंडामेंटल खबर भी यहां पर आपको दे दूं कि एविएशन जो पॉलिसी है वो माना जा रहा है कि कैबिनेट से इस महीने मंजूरी मिल जाएगी। मैं देख रहा हूं कि विजय चोपड़ा भी दरअसल इसी स्टॉक पर काफी बुलिश है और उनकी पिक्स में भी यही स्टॉक है। विजय, क्या रैशनल है, कितनी तेजी यहां पर हो सकती है? मेरा भी मानना है कि करीब करीब 650 के स्तर पे जा सकता है, 620, 625 पे।
और अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखता है तो मुझे लगता है कि 750-800 के स्तर पे जा सकता है। कारण 2-3 बुनियादी हैं। अगर क्रूड में दबाव रहेगा तो इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया होगी। दूसरा, जो एविएशन पॉलिसी में बदलाव है वो एक बेहतर पॉइंट होगा एविएशन कंपनीज के लिए। तीसरा, जो लोड फैक्टर है वो बहुत अच्छा चल रहा है आजकल सारी एविएशन कंपनीज के लिए, तो करीब 80 से 90% तक का लोड फैक्टर पे ये एयरलाइंस फ्लाई कर रही हैं। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। तो मुझे ओवरऑल एविएशन पैक अच्छा लगता है। ये तो ओवरऑल एविएशन पैक पसंद है, और ये वो स्टॉक है जो दोनों ही एक्सपर्ट्स ने अपनी टॉप पिक के तौर पर दिया है, तो इस शेयर पर नजर रखिए। लॉन्ग वीकेंड देखिए, हर महीने लंबे लंबे आ रहे हैं। अगले हफ्ते भी 14 और 15 तारीख को छुट्टी है, तो बस सीजन काफी अच्छा चल रहा है इन एविएशन कंपनियों के लिए। बहरहाल लेंगे। और वैसे हाँ बोलिए। वैसे हेमंत, हम जरूर इस फ्राइडे काम कर रहे हैं शुक्रवार को, लेकिन मुंबई में छुट्टी है गुड़ी पड़वा की, तो काफी लोगों के लिए ये वीकेंड भी लंबा वीकेंड है मुंबई में। बिल्कुल, हम इसलिए काम कर रहे हैं, ये बता दें कि इन्फोसिस के नंबर्स आने वाले हैं, तो उस शेयर पर और उनके नतीजों पर भी नजर होगी। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इन्फोसिस पर भी बात करेंगे और कई कंपनियां हैं जिनमें आज एक्शन देखने को मिलेगा, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। और सीएनबीसी आवाज पर इंडियन ट्रेडिंग लीग का विजेता चुन लिया गया है। इंडिया के बेस्ट ट्रेडर का खिताब मिला चैतन्य जायसवाल को। ट्रेडिंग लीग के विजेता बने चैतन्य को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी गई। वहीं इंडिया का बेस्ट इन्वेस्टर विश्वेश विजय वर्गीय को चुना गया और उन्हें मिला 5 लाख रुपए का कैश इनाम। इसके अलावा इंडिया के बेस्ट कमोडिटी ट्रेडर मोहम्मद पुलथ बने। मोहम्मद को 10 लाख रुपए का इनाम दिया गया। महिलाओं की ट्रेडिंग लीग में इंडिया की बेस्ट महिला ट्रेडर बनी ज्योति कुशवाहा। दूसरे नंबर पर दीपक गर्ग रहे। पुरुषों के मुकाबले में इंडियन ट्रेडिंग लीग के बेस्ट इन्वेस्टर्स के पहले रनअप थे कर्थर दिलशाद, जिन्हें मिला 3 लाख रुपए का इनाम, और दूसरे रनअप रहे 75 वर्षीय कश्मीरी लाल मित्तल। इंडियाज बेस्ट विमेन ट्रेडर्स की पहली रनर अप रही मोहन प्रिया और दूसरे स्थान पर रही सरिता अग्रवाल। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मार्केट और कमोडिटी बाजार से जुड़े कुल 9 इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को सम्मानित किया गया। सैमको के साथ मिलकर सीएनबीसी आवाज ने जब इंडियन ट्रेडिंग लीग शुरू की तो इस मुकाबले में देश और कोने कोने से ट्रेडर्स और निवेशकों ने भाग लिया। और इंडियन ट्रेडर्स लीग समारोह के चीफ गेस्ट परिवहन मंत्री नितिन गडकरी थे। उन्होंने कहा कि देश में इक्विटी कल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है और इंडियन ट्रेडर्स लीग जैसे मुकाबले इसके लिए काफी मददगार साबित होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में भी ये वनडे क्रिकेट जैसी लीग है, पर यह सुरक्षित है। क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट इज ए गेम ऑफ चांस। 50% स्किल चाहिए, 50% नसीब भी साथ चाहिए, पर इसमें कोई नसीब की बात नहीं है। जहां तक हमारी जो कंपनीज है वो लगातार प्रगति की ओर जा रही है और आजकल मार्केट में हमको इसकी जानकारी मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये इंडियन ट्रेडिंग लीग ने इन्वेस्ट करने के क्षेत्र में काफी लोगों को प्रोत्साहित किया है। उसमें कुछ महिलाएं भी हैं और उनको आज पुरस्कार भी मिल रहे हैं। मैं अपने तरफ से उन सबको बधाई देता हूं, उनको शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूं। और आने वाले समय में मैं देश की जनता से और विशेष रूप से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, रूरल, पुअर क्लास में अपील करता हूं कि आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। निश्चित रूप से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत बड़ा आधार होगा। और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने आईपीएल के आयोजन के दौरान कहा कि लोगों को अच्छी कंपनियों को चुनकर निवेश करना चाहिए। इससे निवेशकों की कमाई तो होगी, साथ ही कंपनियों को भी पैसा जुटाने के लिए विदेशों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, विदेशी निवेशकों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। 2%, 3% हमारे कंट्री के लोग सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और हम जाते हैं दुनिया के बाहर मुल्कों में पैसा मांगने की हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो। अगर हमारे लोग अच्छी तरह इन्वेस्ट करें, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे उस समय मेरी सोच बदली और मैंने कहा नहीं, हमें लोगों को जोड़ना चाहिए और उन कंपनियों के साथ जुड़ना चाहिए जिस कंपनियों का काम बेहतर है या अच्छा है। तो हमें उन कंपनियों को एक्चुअली उनको प्रमोट भी करना चाहिए और हमें पैसे भी बनाना चाहिए उसमें, क्योंकि पैसा सब कोई बनाना चाहता है। लेजिटिमेट तरीके से पैसा बनाओ, वो और भी अच्छा लगता है। और ट्रेडिंग लीग के विनर चैतन्य जायसवाल ने कहा कि सही से ट्रेडिंग की जाए तो लोग 10
1000% से ज्यादा रिटर्न भी कमा सकते हैं। जी हाँ, वहीं विमेंस लीग की विनर ज्योति कुशवाहा के मुताबिक घर का काम करने के साथ साथ आसानी से ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। आइए सुनते हैं दोनों को। ये बताइए कि इस साल इतना पैसा आपने कैसे बनाया? ये तो हर आदमी जानने में इंटरेस्टेड है कि 3200% का रिटर्न एक साल में कैसे बनाए? सर 3200% कम है, मतलब मुझे लगता है 3200% कम है। मैं सही सुन रहा हूँ ना? यदि कंटिन्यू काम करता मैं, और मतलब बीच में काम बंद कर पाया था, कर दिया था किसी कारण से, यदि कंटिन्यू काम करता तो शायद 10,000% बन जाता, इजीली बन जाता। चलिए, कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। चैतन्य जी की उम्मीद है कि अगले साल इससे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। होम मैनेजमेंट होता है वैसे ही ट्रेडिंग मैनेजमेंट होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। घर के काम के साथ साथ मैं मार्केट का काम भी करती हूँ, स्टॉक मार्केट में काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने काफी सपोर्ट किया है इसमें मुझे। मेरे हस्बैंड का नाम है चैतन्य जायसवाल, उनको मैंने स्टडी करते हुए देखा है, मार्केट में अपडेट होते हुए देखा है, उन्होंने ही मुझे सिखाया है और आज मैं इस लेवल पे हूँ। अनिल, तो ये हैं रियल ट्रेडर्स जिन्होंने बेहतरीन मुनाफा कमाया और कल सीएनबीसी आवाज ने इनको सम्मानित किया। आप थे वहां पर, बताइए और क्या एक्शन था? हेमंत, कल काफी लोगों के लिए एक आई ओपनर था कि जनरली जो बात करते हैं कि ट्रेडिंग में तो पैसा बनता नहीं, ये लीग इतनी दमदार रही है सीएनबीसी आवाज के प्लेटफॉर्म पर। आप देखिए, पूरे साल भर में 1,25,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 25,000 लोग हर रोज ट्रेड करते थे, और ऐसा नहीं कि छोटी मोटी ट्रेडिंग हो गई और कोई विनर बन गया, थोड़े से वॉल्यूम में पैसा बना लिया। बिल्कुल, पूरे साल का आपको बताऊं, 10 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, 10 लाख करोड़ रुपए का, और उसमें लोगों ने पैसा बनाया और 55% लोग पैसा बनाकर गए। तो इससे पता चलता है कि ट्रेडर्स भी पैसा बना सकते हैं। परसेंटेज तो आपने देखा जिस तरह का बनाया। तो एक बात साफ है कि ट्रेडिंग को अगर फुल फ्लेज प्रोफेशन के तौर पर डिसिप्लिन के साथ, सही टेम्परामेंट के साथ ली जाए तो किस तरह के रिटर्न्स आ सकते हैं, ये कल सीएनबीसी आवाज ने आईटीएल में प्रूव करके दिखाया है। और मैं बताऊं एक और बात, 21 साल के एक यंग ट्रेडर को हमने सम्मानित किया, और एक जो ट्रेडर थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, 75 साल के बुजुर्ग जो रिटायर होने के बाद पिछले 1 साल से ट्रेडिंग करके इस लेवल तक पहुंचे। तो हर तरह के लोग, यंगस्टर्स, बुजुर्ग, महिलाएं, और एक लेडी तो जो चेन्नई से आई, 5,000 रुपए से उन्होंने ट्रेडिंग शुरू किए और आज उन्होंने 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना लिया। सोचिए क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल, तो ये है वो धुरंधर जिनको आपने कल देखा सीएनबीसी आवाज पर, और हमने उनको सम्मानित किया। नितिन गडकरी खुद वहां पर मौजूद थे उनको सम्मानित करने के लिए। और जिनकी आप बात कर रहे थे, एक बुजुर्ग, वो अभी अभी हमने देखा स्क्रीन पर, उनकी बातें चल रही थी। जी हाँ, तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है और काफी शानदार और ऐतिहासिक रहा है ये पूरा का पूरा मुकाबला। लेकिन चलिए वापस लौटते हैं और अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट संदीप वागले और विजय चोपड़ा बने हुए हैं। संदीप और विजय ने अपने स्टॉक्स बताए हैं। मारुति एक ऐसा स्टॉक है जिस पर संदीप को लगता है कि आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना चाहिए, विजय को लगता है कि L&T फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी करनी चाहिए, और इन दोनों की एक जो टॉप पिक है वो है जेट एयरवेज। इसके अलावा संदीप बताइए, दूसरा स्टॉक कौन सा होगा, तीसरा स्टॉक कौन सा होगा आपकी लिस्ट में जहां पर आज आप ट्रेड करना चाहेंगे? हेमंत, मैं अरविंद में सेल रिकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस ऑफ 265.50, टारगेट ऑफ 252। और बायोकॉन ये स्टॉक है जो कल जिसमें काफी मोमेंटम था और ब्रेकआउट आया, आज भी ये लिया जा सकता है हल्के से करेक्शन पे। तो बाय बायोकॉन, स्टॉप लॉस 513, टारगेट 564। और मैं भी L&T फाइनेंस में बुलिश हूं, मैं उसमें भी बाय रिकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस 67, टारगेट 75। ओके, तो L&T फाइनेंस खरीदना चाहते हैं विजय भी और संदीप भी। बायोकॉन खरीदना चाहते हैं संदीप, लेकिन अरविंद लिमिटेड में शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय। लेकिन एक सेक्टर जो जबरदस्त एक्शन में है, चोपड़ा साहब राय आपकी लेना चाहता हूं, और वो है शुगर शेयरों पर। अब आज खबरें आ रही है, एक्सपोर्ट्स रोका जा रहा है, शुगर के दाम घरेलू बाजारों में 8% चढ़ गए हैं, और ब्राजील में और दुनिया भर के बाजारों में और क्रॉप कमजोर होने के, फसल कमजोर होने के आसार है। शॉर्टेज बन रही है शुगर शेयरों के लिए। स्टॉक्स तो भाग चुके हैं, क्या और भागेंगे? यदि हाँ तो फिर आप क्या खरीदेंगे? मुझे लगता है कि और भी तेजी है। स्टॉक्स लाइक अवध शुगर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से मुझे लगता है कि
लगभग 100 के लगभग ये स्टॉक जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है DCM श्रीराम एक अच्छी कंपनी है, वो करीब 140 के स्तर पे ट्रेड कर रही है, उसमें बाइंग करी जा सकती है 160 170 के स्तर के लिए। और छोटी मजोरी बहुत सारी कंपनीज हैं, KM शुगर है, बलरामपुर चीनी है, रेणुका है, इन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तेजी देखने को मिलेगी। और ये तेजी आज नहीं हुई है, ये पिछले करीब 6 महीने से मैं बोलता आया हूँ। मुझे शुगर सेक्टर अच्छा लगता है क्योंकि ये लगभग दिखाई दे रहा था कि शुगर के जो गन्ने का जो आउटपुट है वो इस बार कम आता दिख रहा है, तो अब उसके रिजल्ट्स देखने को मिले। और स्टॉक्स अगर आप देखें तो करीब कई तो दुगने हो चुके हैं, कई तिगने भी हो चुके हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी सी तेजी अभी यहाँ से और रहेगी इन स्टॉक्स में। ऑलराइट, तो शुगर सेक्टर पर नजर रखिए। KM शुगर, बलरामपुर, अवध, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज भी तेजी दिखा सकते हैं। चलिए चर्चा में अपने सुब्रमण्यम साहब को और जोड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कैसे अप्रोच करेंगे आज भारतीय बाजार को। क्रिस, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा 50 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्टेशन के सामने मात्र 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया और ग्लोबल मार्केट्स कमजोर थे। इन दोनों के कॉकटेल ने भारतीय बाजारों को नीचे खींचा। आज क्या बाउंस का दिन हो सकता है या आपको लगता है कि उछाल में बिकवाली करनी चाहिए? मुझे आई थिंक आज का सेशन काफी क्रिटिकल हो सकता है क्योंकि 7800 जो काफी अहम रेजिस्टेंस है, वैसे भी अगर आप देखें तो 7800 काफी अहम रेजिस्टेंस है और कहीं ना कहीं लग रहा था शायद मार्केट से यहाँ से उस आसपास वहां से प्रॉफिटिंग आएगा। लेकिन आज अगर मार्केट 7550 7600 इस जोन में अगर सपोर्ट लेके बाउंस लेती है और मान लीजिए इस हफ्ते के एंड तक 7750 तक भी अगर पहुंच जाता, आई थिंक वो एक अच्छी कंफर्टिंग लेवल होगी। और मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं उसी की आशा कर सकते हैं। लेकिन एक नेगेटिव फैक्टर है कि कल के दिन में हमने FI की फर्स्ट टाइम एक भारी भरकम कैश पे सेलिंग भी देखी और यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स की भी सेलिंग देखी है। तो ऑब्वियसली नियर टर्म मेरा मानना है कि शायद अगर कोई उछाल मिले तो शायद एक बार बेच के चले, क्योंकि अगर आप देखें तो 500-600 पॉइंट की रैली हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ऑब्वियसली उसका फायदा उठाना चाहिए। और मान लीजिए अगर कोई बाउंस मिले तो एक बार यहां पर बेच के चलें, क्योंकि आई थिंक लेने का काम बाद में भी कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आई वुड बी अ बिट कॉशियस। ओके, तो फिलहाल उछाल में बिकवाली करें ये ज्यादा सही होगा। लेकिन क्या यही रणनीति क्रिस साहब आप बैंक निफ्टी के लिए भी रखेंगे? और बैंक निफ्टी के लिए फिर क्या लेवल्स अहम हैं? वेल, कल की जो ट्रेडिंग हुई है वहां पर हमने बैंक निफ्टी को ऑब्वियसली काफी करेक्शन देखी है। तो ऑब्वियसली मेरा मानना है कि जो भी बाउंस आ रही है 300-400 पॉइंट की बाउंस आ सकती है, तो वहां पर एक बार बेच के चले, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी हमने अच्छी खासी बढ़त देखी है। तो ऑब्वियसली एक इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए कि जहां हम जो भी बिकवाली कर रहे हैं अच्छी स्तर पे बिकवाली कर रहे हैं, तो भी वहां पर भी मेरा मानना है कि शायद कोई बाउंस मिले तो आई थिंक एक बार बेच के चले, क्योंकि मार्केट की स्ट्रेंथ गॉज करने के लिए आई थिंक एक बार वो सही रहेगा। और अगर सपोर्ट मिलती है नीचे, मान लीजिए 5700-800 के आसपास सपोर्ट मिल जाती है, तो वहां पर ऑब्वियसली बाइंग की जा सकती है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आई थिंक एक बार आई थिंक मुनाफा वसूली या तो फिर थोड़ी बहुत शॉर्ट्स भी हेजिंग भी करके चलना चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है बैंक निफ्टी पर। लेकिन वक्त है संदीप से अब विदा लेने का। संदीप, शुक्रिया आपका। दिन के दौरान वापस से आपसे पास आएंगे और शेयरों पर आपसे राय लेंगे। लेकिन किरण यादव हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। काफी सारे और स्टॉक्स हैं और पावर कंपनियों पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। आज यहाँ पर क्या फिर से दबाव देखने को मिलेगा कल की भारी गिरावट के बाद, या आ जाएगी रिकवरी? सब पर बात होगी ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे साथ विजय चोपड़ा, क्रिस सुब्रमण्यम बने हुए थे और अब एक और एक्सपर्ट टेक्निकल राय देने के लिए किरण यादव भी जुड़ चुके हैं। इससे पहले उनसे शेयरों पर राय लूं, एक बार मार्केट का व्यू जान लेता हूं। किरण, बताइए कैसा लग रहा है मार्केट का सेटअप और आज कैसे ट्रेड करेंगे आप? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। जैसे आपने देखा कल की जो भारी गिरावट देखी, ऐसे ही सिमिलर गिरावट हमने 28 मार्च को भी देखी थी और उसके बाद वाले दिन में हमने एक दोजी पैटर्न फॉर्मेशन किया था, जो कि एक रेंज बाउंड मूव है। तो मैं आज भी रेंज बाउंड मूव एक्सपेक्ट करता हूं और अगर ये 28 और 29 तारीख का रिपीट होता है तो वापस एक बार हमें अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल जाना चाहिए। अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 7580। 7580 के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए, हमें 7580 पे सपोर्ट लेना चाहिए और ऊपर में करीबन 7660 तक जाते हुए देखना चाहिए। पर 7660 से भी वापस आपको थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो एक सीसॉ काइंड ऑफ रेंज आपको देखने को मिल जाएगा। वोलेटिलिटी बहुत अच्छी रहेगी और अगर ये होता है तो एक स्ट्रेंथनिंग पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अगले आते हुए दिनों में अच्छा मूव देखने को मिल जाना चाहिए बुलिश साइड पे। हमने ये देखा था करीबन मार्च सीरीज में फर्स्ट 15-20 डेज एक 7560 के करीब हम अच्छी रेजिस्टेंस ले रहे थे
और ये रेजिस्टेंस लेने के बाद हमने ऑन द हायर साइड ब्रेकआउट दिया था। अभी उसी लेवल्स को टेस्ट करते हम नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल बेरिश व्यू नहीं है, न्यूट्रल टू माइल्ड बुलिश व्यू है। पर एग्रेसिव ट्रेडर अगर कोई है तो अभी भी गिरावट पे खरीदी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 7560 का लगाना चाहिए और टारगेट 7660 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं किरण, आपकी 7580 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए। 7588 ये कल का लो लेवल था, उसके नीचे क्लोज ना हो तब तक ठीक ठाक है। लेकिन मैं फिर आपसे एक और सवाल जो लेना चाहता हूं, जैसे आपने मार्च से लेकर अब तक के आंकड़ों की बात की, किस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग आज चाहिए आपको, जिससे ये मानेंगे कि ये करेक्शन सिर्फ एक दिन का था, खत्म हो गया और तेजी का रुझान बरकरार है? अनिल जी, 7660 एक अहम रेजिस्टेंस लेवल रहेगा आज के लिए। अगर 7660 के ऊपर हम क्लोज देते हैं आज तो बहुत अच्छा होगा, जो कि कल के जो बेरिश मूव्स आए थे वो सब ट्रैप होते नजर आएंगे और वापस आप 7740 तक जाते हुए देखेंगे, जहां पे वापस एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिल जानी चाहिए। अप्रैल सीरीज में मैं देखना चाहता हूं कि 7880 तक ये जाए। अगर ये होता है तो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन की लेवल रहेगी, जो कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से दिख रही है। अगर उन लेवल्स पे जाता है तो एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए और सेंटिमेंट्स बिल्कुल बदलते नजर आएंगे। ओके, चलिए, तो इन लेवल्स के ऊपर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। और अब बात करते हैं पावर सेक्टर के शेयरों की। अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेज, रिलायंस एनर्जी यानी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो आज आपके रडार पर होनी चाहिए। कल भी हमने देखा था इन कंपनियों में दबाव देखने को मिला था, हालांकि बाजार का मूड भी कमजोर था, लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ी नेगेटिव आ रही हैं। 40 कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कोयले का जो इंपोर्ट किया गया उसमें ओवर इनवॉइसिंग करी गई, यानी दिखाया गया कि कोयला महंगे भाव पर इंपोर्ट किया गया और उसके बाद ये सरकार से मांग कर रहे थे कि हायर टैरिफ कॉम्पनसेशन इनको दिया जाए। अब इसकी जांच हो रही है और देखना होगा क्या निकल कर आता है। लेकिन एक एस्टिमेशन जो लगाया गया है विजय चोपड़ा साहब, वो ये लगाया गया है करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम हो सकता है अगर ये इसी रूप में पाया जाता है तो। हालांकि इस रिपोर्ट का अभी सीएनबीसी आवाज ने कोई पुष्टि नहीं करी है, लेकिन ये रिपोर्ट्स मार्केट में इस समय चल रही है। क्या इन शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल सकती है? कैसे अप्रोच करेंगे आप इन तमाम पावर कंपनियों को आज? हेमंत जी, वैसे तो मेरे को पता नहीं है कौन कौन सी कंपनी इसमें शुमार है, मगर यदि किसी भी कंपनी का नाम आता है किसी भी कंट्रोवर्सी में तो एक नेचुरल रिएक्शन देखने को मिलता है बाजारों में, उसमें उस स्टॉक में बिकवाली का। तो हो सकता है कि इनमें कुछ प्रेशर रहे। और अगर आप वैसे मेरे से पिक पूछें पावर क्षेत्र में जो मुझे कंपनी अच्छी लगती है, मुझे टॉरेंट पावर बेहतर कंपनियों में लगती है, मगर यदि टॉरेंट पावर का भी नाम इस कंट्रोवर्सी में है तो संभवतः हम इनमें कुछ 3 से 5% की गिरावट जरूर देखेंगे। चार्ट्स पर भी राय लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। किरण, ये बताइए, अडानी पावर ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफी अच्छी तेजी दिखा भी रहा था, और अब क्या इन खबरों के चलते इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है? चार्ट्स किस तरह के संकेत दे रहे हैं? हेमंत जी, मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट और गहरा सकती है, क्योंकि एंड ऑफ डे कैंडल पे डेली चार्ट्स पे हमने एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है और नीचे में 30 रुपए से लेके 31 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वो लेवल्स टेस्ट करते नजर आएंगे। पर अगर हम थोड़े से लंबी अवधि का चार्ट देखते हैं तो एक स्लाइटली हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा है, और अगर 30 लेवल के नजदीक अगर मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। पर पावर सेक्टर में अगर कोई स्टॉक मेरा पसंदीदा है तो टॉरेंट पावर है। टॉरेंट पावर का चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, जहां पे सारे पावर कंपनी नीचे आ रहे थे, टॉरेंट पावर हम ऊपर जाते नजर आ रहे थे। तो करीबन 248-249 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर अगर चलते हैं तो एक बहुत बड़ी मूव आपको टॉरेंट पावर में जरूर देखने को मिल जानी है। तो रिलायंस पावर और अदानी पावर थोड़ा सा वीक दिख रहा है, पर टॉरेंट पावर बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। टॉरेंट पावर ज्यादा मजबूत है, अगर खरीदारी करनी हो तो वहीं पर करें। ये राय है किरण की तरफ से। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और बेहतरीन सेक्टर्स और स्टॉक्स पर एक्शन, ओएमसी और एविएशन, साथ ही मेटल्स, ये तमाम सेक्टर्स ऐसे हैं जो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से एक्शन में है। कौन से स्टॉक्स यहां पर ट्रेड करने लायक हैं, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। एक सेक्टर जिसका पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कल जमकर कमजोर हुआ। जी हां, टेलीकॉम शेयर, आइडिया, भारती जमकर टूटे।
अब 2 दिनों की तेजी के बाद कल टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी खासी मुनाफा वसूली आई। सुब्रमण्यम साहब ये बताएं, आरकॉम, आइडिया, भारती, इन 3 में से कोई शेयर है आपके रेडार पर जहां पर आपको लगता है कोई ट्रेड लिया जा सकता है? यदि हां तो किस तरफ? आई थिंक जो भी चार्ट पैटर्न्स आ रहे हैं, आई थिंक आरकॉम खास करके बहुत ही यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है और कल के क्षेत्र में जैसे टेलीकॉम क्षेत्र में ओवरऑल वीकनेस लेके जम की यहाँ पर भी पिटाई हुई है। तो आई थिंक ये इसमें अभी क्रिटिकल सपोर्ट जो ब्रीच किया है, इससे एक डाउनवर्ड मूवमेंट की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आ रही है। तो मेरा मानना है कि शायद आरकॉम एक बिकवाली का एक सलाह दूंगा मैं। आई थिंक कम से कम एक 40, 45, 46, 47 यहाँ तक की जाने की पूरी संभावना है। और जहां तक दूसरी काउंटर्स का सवाल है, अगर मुझे तेजी करना ही है तो शायद भारती, जहां पर हमने कल अच्छी खासी बिकवाली देखी है, लेकिन मेरा मानना है शायद यहां पर एक बाउंस के लिए खेल सकते हैं, शायद एक 325-30 जहां से बहुत मुश्किल से एक्चुअली ये ब्रेकआउट दिया था, उसके आसपास अगर थोड़ी कंसोलिडेट हुए तो एक मामूली सी 340-45 तक एक उछाल देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि शायद उसका एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन आरकॉम क्लियर सेल है और मेरा मानना है कि शायद और भी नीचे जाने की स्कोप ज्यादा है। ओके, चलिए, आरकॉम क्लियर कट सेल है, यहाँ पर और नीचे जा सकता है ये स्टॉक। लेकिन एक स्टॉक जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है किरण, और आपकी राय लेना चाहता हूं, वो है जीएम ब्रूरीज के ऊपर। आप देखिए, मुनाफा 3 गुना बढ़ा है, मार्जिन 13.7% से बढ़कर 23.2% रहे हैं, रेवेन्यूज करीब 18% बढ़त देखने को मिली है, और इस स्टॉक में भी एक ड्रीम रन रहा है। आप देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब मैं देख रहा था 700% की तेजी स्टॉक में देखी जा चुकी है। ये बताइए, चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको इस स्टॉक के? जी हाँ, एक साल में देखिए करीब 780% की रैली स्टॉक में देखी गई। हालांकि कई जो काफी बड़ी चाल है वो तो सर्किट टू सर्किट ही इस स्टॉक ने बिता दिया। किरण, क्या लगता है कितनी तेजी आज हो सकती है? हेमंत जी, लॉन्ग टर्म चार्ट तो बहुत ही बुलिश है, पर एक शॉर्ट टर्म कंसर्न है जहां पे एक रेजिस्टेंस है। जो पिछला टॉप था वीकली चार्ट्स के हिसाब से, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 1090 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। कल का जो टॉप था वो भी वही था, कल और परसों का। तो ये जो 3 टॉप्स आए वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे थोड़ा सा मुश्किल कर देंगे ये स्टॉक के लिए। 1090 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो बहुत अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छा चार्ट है, बिल्कुल निवेश करना चाहिए। थोड़ा सा डीप डाउन स्टॉप लॉस रहेगा जो कि करीबन 890 का रहेगा, और मेरे ख्याल से अभी 50% खरीदी कर सकते हैं, और अगर नीचे आता है तो और भी खरीदी कर सकते हैं। और 1090 के ऊपर जब क्लोजिंग मिलती है तो रिमेनिंग 50% खरीदी करने की सलाह होगी। तो क्या थोड़ा सा अच्छे लेवल्स पे एवरेजिंग होगा, और जब मोमेंटम आएगा तब आपकी पूरी खरीदारी हो चुकी होगी, जहां पे आपको ओपन ब्लू स्काई भी देखने को मिल जाएगा, नो रेजिस्टेंस जोन जिसको कहते हैं। तो एक बहुत बड़ी मूव आपको ये स्टॉक बिल्कुल आते हुए दिनों में देखने को मिल जाएगी। अगर ब्रूअरी स्टॉक्स में बात करें तो यही एक काउंटर है जहां पे आपको मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ओके, तो ये राय इस वक्त जीएम ब्रूअरीज पर। चार्ट्स काफी बेहतरीन है, स्टॉक में ड्रीम रन हुआ। साल भर का चार्ट आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह की तेजी इस स्टॉक ने बनाई। और मुझे याद है पिछले कैलेंडर ईयर के लिए एक सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले शेयरों में से एक रहा है जीएम ब्रूअरीज। चलिए, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। बाजार का भरपूर एक्शन होगा आपके लिए। जी हाँ, हम शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन में बाजारों की। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एशियाई बाजार रिकवर करते हुए दिख रहे हैं, हरे निशान के साथ शुरुआत होगी। सवाल बड़ा ही होगा कि टिकेंगे या नहीं, या कुछ और बढ़त बनाएंगे। दूसरी बात, रुपए में कल कमजोरी होती दिखी अच्छी खासी, क्या आज रुपया संभलता हुआ दिखेगा? लेकिन एफआई ब्रोकरेज कहां अपनी नजरें जमाए हुए हैं, कौन सी रिपोर्ट उनके पास है, और साथ ही स्टॉक 2020 का रिकैप इस छोटे से ब्रेक के बाद पहला सौदा में।